सभी को नमस्कार। मैं हूँ सोनल शर्मा और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी ब से बड़े भाई साहब। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पाठ के पात्र परिचय से। तो इस पाठ में दो ही पात्र हैं, दो ही कैरेक्टर हैं। एक तो लेखक खुद मुंशी प्रेमचंद और दूसरा उनके बड़े भाई साहब। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आप बच्चों को बता देना चाहती हूँ कि ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, कल्पनाओं पर आधारित मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई ये कहानी है। और इसमें उन्होंने अपने और अपने बड़े भाई साहब का जिक्र किया है कि वे दोनों हॉस्टल में पढ़ा करते थे और दोनों ही भाइयों में उनकी स्वभावगत विशेषताएं किस तरीके से थीं, या यूँ कह लीजिए कि दोनों ही भाइयों के स्वभाव में किस तरीके से अंतर था, इसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे कि लेखक तीव्र बुद्धि के थे, पढ़ते कम थे, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देते थे, परंतु कक्षा में हर साल फर्स्ट आ जाते थे, प्रथम आते थे। दिन भर खेलने और न पढ़ने के कारण अपने बड़े भाई साहब से डांट भी खाते थे, परंतु वो खेल के मोह माया का त्याग नहीं कर पाते थे, जिस कारण स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो पाता था। अब हम यहाँ पर बड़े भाई साहब के स्वभाव के बारे में हम जानेंगे कि बड़े भाई साहब जो थे वे स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील व्यक्ति थे। दिन रात किताबें खोल करके पढ़ते रहते थे। न पढ़ने वाले छोटे भाई को हर वक्त डांटा फटकारा करते थे और न पढ़ने से होने वाली हानियों के बारे में उन्हें बताया करते थे। और इतना पढ़ने के बावजूद बहुत ज़्यादा मेहनती थे, पढ़ते बहुत ज़्यादा थे और इसके बावजूद भी वे जब भी उनका वार्षिक परीक्षा आता था, एनुअल एग्जामिनेशन आता था, तो वो उसमें फेल हो जाते थे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और विस्तार से हम इस पाठ के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद ने हमें क्या बताया है। तो लेखक मुंशी प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताया है, जो कि उनसे उम्र में 5 साल बड़े थे। कितने साल बड़े थे? 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे थे। लेखक इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे कहना चाहते हैं कि उनका बुनियाद मजबूत हो, इसलिए वे 1 साल का काम 2 या 3 साल में करते थे। यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि बुनियाद पुख्ता होने का मतलब ये है कि देखिए, अब बड़े भाई साहब जो हैं वो हर साल फेल हो जाते हैं। कक्षा 9 में पढ़ते हैं और वे हर साल बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही अध्ययनशील व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे हर साल फेल हो जाते हैं। तो छोटे भाई की मर्यादा के अनुसार वो ये तो नहीं कह सकता कि जो है कि मेरे बड़े भाई साहब फेल हो जाते थे। तो शब्दों को किस तरीके से आदरपूर्ण तरीके से मुंशी प्रेमचंद ने बताते हुए उन्होंने ये कहा है अपने बड़े भाई साहब के बारे में कि वे ऐसा नहीं था कि वे पढ़ते नहीं थे या फिर जो है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो वे ये कहना चाहते हैं कि मतलब वे किसी भी चीज़ की बुनियाद को पुख्ता करना चाहते थे। मतलब वे पढ़ाई के मामले में किसी भी तरह की जल्दीबाजी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो एक एक ही कक्षा में 2 या 3 साल लगाया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनका बुनियाद मजबूत हो, इसलिए वो 1 साल का काम 2 या 3 साल में करते थे। यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। लेखक की उम्र 9 साल की है और उनके बड़े भाई साहब 14 साल के हैं। मतलब लेखक मुंशी प्रेमचंद ने इस पाठ में जो अपनी उम्र बताई है वो 9 साल की बताई है और उनके बड़े भाई साहब जो हैं वो 14 साल के हैं, उनसे उम्र में 5 साल बड़े हैं। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते हैं, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। भाई बड़े जो भी है, बड़े भाई और बहन जो भी हैं, वे छोटे भाइयों के प्रति उनकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि भाई वो अपना रास्ता इस तरह से बना के रखें ताकि उनके छोटे भाई या बहन उनको देख करके सीखे। ठीक है। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील व्यक्ति थे। हमेशा किताब खोले बैठे रहते थे। समय काटने के लिए वे कॉपियों पर तथा किताबों के हाशियों पर चित्र बनाया करते थे। एक चीज़ को बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अवसर पाते ही हॉस्टल से बाहर निकल करके मैदान में खेलने के लिए आ जाते। खेल कूद कर जब वापस आते तो उन्हें बड़े भाई साहब का रौद्र रूप के दर्शन होते थे। रौद्र रूप का मतलब हुआ
कि गुस्से वाले रूप का दर्शन होता था। जब भी छोटा भाई जो है वे हमेशा बड़े भाई साहब से नज़र चुरा करके और खेल के मैदान में चला जाता था, और एक बार जब खेल के मैदान में जाता तो उसको वापस हॉस्टल में आने की होश नहीं रहती। और जब भी वो आता खेल कूद करके, तो उसके बड़े भाई साहब जो थे, लेखक के बड़े भाई साहब जो थे, उनके गुस्से वाले रूप का, गुस्से वाले स्वरूप का उनको सामना करना पड़ता था। तो बड़े उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं। आंखें फोड़ना मतलब बहुत मेहनत करना और खून जलाना पड़ता है, तब जा कर के यह समझ में आती है। मतलब पढ़ाई का काम बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को समझाते थे कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई को कैजुअल में न ले, इसलिए क्योंकि पढ़ाई आसान चीज़ नहीं होती। पढ़ाई करने के लिए दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जा कर के पढ़ाई समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह से खेल कूद करके समय गंवाना है तो बेहतर है कि तुम घर चले जाओ और गुल्ली डंडा जा कर के खेलो। इस तरह से यहाँ रह कर के दादा की गाड़ी कमाई को के रुपए को बर्बाद मत करो। मतलब कि खेल कूद में, मतलब उनके माता पिता ने बड़े ही अरमानों से उन्हें शहर भेजा है हॉस्टल में रह कर के पढ़ने के लिए। तो लेखक के बड़े भाई साहब कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें खेलना कूदना है तो तुम बेहतर है कि तुम गांव चले जाओ और वहीं जा कर के गुल्ली डंडा वगैरह खेलो। इस तरह से पिताजी की गाड़ी कमाई को, मतलब कि जमा की पूंजी को, इस तरह से खेल कूद करके बर्बाद मत करो। ऐसी लताड़ सुन करके लेखक रोने लगते और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है। परंतु 2-3 घंटे की बाद निराशा के बादल फट जाते और फिर उसके बाद से जो है कि वे लिखना पढ़ना कठिन, मतलब लिखाई पढ़ाई करने के लिए वे एक कठिन टाइम टेबल बना लेते, जिसके अंदर खेलने कूदने के लिए बिल्कुल भी समय ऐड नहीं किया जाता। और लेकिन फिर भी टाइम टेबल का लेखक जो है वो बिल्कुल भी पालन नहीं कर पाता। आप देखिए यहाँ पर बड़े भाई साहब की डांट फटकार सुनने के बाद लेखक मुंशी प्रेमचंद क्या करते कि वे पढ़ने के लिए टाइम टेबल बना लेते, लेकिन कभी भी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मैदान की हरी हरी घास, आकाश में उड़ती हुई पतंग और गुल्ली डंडा और इस तरीके से जो है कि उनको पढ़ने के लिए, पढ़ने से उनका मन खींच लेती थी और लेखक अपने आप को मैदान में जाने से रोक नहीं पाता था। तो फिर डेली की यही प्रक्रिया हो जाती थी। लेखक का मन हमेशा खेल कूद में लगा रहता, पढ़ने लिखने में कम लगा रहता था। चलिए इसके दूसरे सेक्शन में हम चलते हैं। तो सालाना परीक्षा में बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया, फर्स्ट आया। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को हाथों में ले। आड़े हाथ में लेना मतलब कि बहुत ही जो है कि मतलब हल्के में लेना, किसी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेना। तो लेखक का मन हुआ कि वे बड़े भाई साहब को आड़े हाथों में ले, परंतु उन्हें दुखी देख करके लेखक ने इस विचार को अपने मन से त्याग दिया और खेल कूद में फिर से व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई साहब लेखक पर ज़्यादा दबाव नहीं बना पाते थे, क्योंकि भाई वो तो खुद ही फेल हो गए थे बेचारे। तो फिर लेखक का इसी तरह से मन, क्योंकि बड़े भाई साहब दुखी थे कि भाई वे हर साल इतना मेहनत करने के बाद फेल क्यों हो जाते हैं। तो अब जो है कि दूसरी बार भी फेल हो गए बड़े भाई साहब साल भर मेहनत करने के बाद। तो लेखक के ऊपर से बड़े भाई साहब का डर खत्म हो गया और उसके बाद से जब मर्जी आता लेखक खेलने के लिए चला जाता और जब मर्जी आता तब वो हॉस्टल में आ जाता। अब बड़े भाई साहब का लेखक के ऊपर इस बता रहा है कि अब बड़े भाई साहब का लेखक के ऊपर में ज़्यादा दबाव नहीं था। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिता करके लौटे, तब बड़े भाई साहब ने उन्हें जम करके डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने का तुम्हें घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमियों का घमंड नहीं टिक पाता। तुम्हारी क्या हस्ती है। यहाँ पर तरह तरह के लोगों का, जैसे रावण का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है चैप्टर में लेखक के बड़े भाई साहब ने कि घमंड तो रावण तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी था, इसके बावजूद भी जो है कि उसका घमंड नहीं टूटा और एक गलती की वजह से पूरा का पूरा उसके सोने की नगरी जो है जल करके राख हो गई, सारे रिश्तेदार ये इस तरह से। और फिर उसके बाद से जो है कि उन्होंने बताया है कि अनेकों उदाहरण दे करके उन्होंने लेखक को अलर्ट करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की। और फिर
और फिर आगे वे बताते हैं कि बड़े भाई साहब ने कक्षा में अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े ही कठिन है। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताई, क्योंकि निबंध लेखन जिस चीज़ को, उनका कहना था पाठ में कि जिस चीज़ को हम 100 शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको 500 या 1000 शब्दों में लिखने की क्या है ज़रूरत। और कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत सारी बातें सुननी पड़ती। मतलब कि अब सुबह के समय अर्ली इन द मॉर्निंग जो है कि लेखक खेलने के लिए चला गया, और उसके बाद से जो है कि जब वो हॉस्टल में आए तो उनको अपने बड़े भाई साहब की फिर से डांट फटकार सुननी पड़ी, तरह तरह के एग्जाम्पल दे दे करके, तरह तरह से बातों के सुक्ति बाढ़ चला चला करके लेखक के बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को नियंत्रण में रखने की पूरी तरह से कोशिश की। और फिर उसके बाद से गनीमत था कि स्कूल का समय नज़दीक आ गया था, जिसकी वजह से बड़े भाई साहब को अपनी बातों पर रोक लगाना पड़ा। नहीं तो और भी ये सारी बातें, लेखक लेखक के बड़े भाई साहब की बातें और भी लंबी ज़्यादा जाती। फिर आगे बढ़ते हैं हम। उस दिन लेखक को भोजन बेस्वाद लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की रुचि पढ़ाई में अरुचि पढ़ाई में बनी रही। अरुचि यानी कि मतलब पढ़ाई में बिल्कुल भी मन ना लगना, मतलब पढ़ाई को अच्छा नहीं लगता था लेखक को कुल मिला करके पढ़ना। तो इतना बड़े भाई साहब ने इतना डांट फटकार लगाया, छोटे भाई को पढ़ाई करने की हिदायत दी, नसीहत दी, इसके बावजूद भी जो है कि लेखक का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था। पढ़ाई उनकी फेवरेट चीज़ कभी नहीं बन पाई, और हमेशा की तरह वे खेलकूद में शामिल रहे। और फिर इस तरह से देखते देखते पूरा एक साल फिर निकल गया, और फिर सालाना परीक्षा का समय आया, और फिर बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और लेखक पास हो गए। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम, बहुत मेहनत की थी उन्होंने। लेखक ने ज़्यादा मेहनत किया ही नहीं था, इसके बावजूद भी वो पास हो गए लेखक। और उनके बड़े भाई साहब जो थे वो पूरे साल मेहनत करने के बावजूद, बहुत पढ़ा करते थे, बहुत मेहनत किया करते थे, इसके बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं। लेखक को अपनी अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। लेखक जो है वे अपने बड़े भाई साहब पर बहुत उन्हें दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो रो पड़े, और उनके साथ लेखक भी रोने रोने लगे। पास होने की खुशी उनकी आधी हो गई। लेखक जो कि फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ था, लेखक अपने बड़े भाई साहब को रोता हुआ देख करके उसके पास होने की खुशी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, आधी हो गई थी। अब उनके बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। मतलब अगर इस बार भी फेल हो गए बड़े भाई साहब। अब अगर जो अगले साल अगर बड़े भाई साहब फिर से फेल हो जाते हैं, तो दोनों ही भाई एक ही क्लास में आ जाएंगे। तो सिचुएशन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि अब उनके बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया है। लेखक को लगा कि यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास होते चले गए। अब भाई साहब थोड़े नर्म पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई कि अब वह बिना पढ़े भी पास हो सकता है। ठीक है, मतलब कि लेखक के मन में इस बात का घमंड आ गया कि भाई बड़े भाई साहब तो इतना पढ़ते हैं, फिर भी वो पास नहीं हो पाते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, इसके बावजूद भी मैं पास हो जाता हूँ और वो भी क्लास में फर्स्ट आ जाता हूँ। तो इस चीज़ का घमंड जो है लेखक के मन में आने लगा, और उसको यह धारणा होने लगी, यह सोच उसके अंदर ये बैठ गई कि जो है कि मैं तो बिना पढ़े भी मैं पास हो सकता हूँ। तो फिर एक दिन संध्या के समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौवा, कनकौवा का मतलब होता है पतंग, पतंग लूटने के लिए दौड़ रहे थे। तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई साहब से हो गई। मुठभेड़ मतलब कि बड़े भाई साहब बिल्कुल सामने आकर के खड़े हो गए। उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ लिया, और गुस्से में होकर के उन्होंने बोला कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर के ये काम कर रहे हो। मतलब कि तुम 8वीं कक्षा में आ चुके हो, बड़ी क्लास में आ चुके हो, इसके बावजूद भी तुम पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते, और जो है कि खेल कूद में अपना समय वेस्ट करते रहते हो। ठीक है। एक ज़माने में, अब वो आगे बता समझाते हैं अपने छोटे भाई को कि एक ज़माना था जब 8वीं पास करके नायाब तहसीलदार लोग हो जाया करते थे। कई लीडर और समाचार पत्र संपादक भी 8वीं कक्षा पास हैं, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते। उन्होंने लेखक को
तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ। ठीक है, बड़े भाई साहब कहते हैं छोटे भाई को कि भले ही तुम मुझसे कक्षा में कितना भी आगे निकल जाओ, मतलब एक के बाद एक इम्तहान तुम पास कर लो, तुम बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, इसके बावजूद भी तुम्हारा तजुर्बा हमेशा मुझसे कम ही रहेगा। तुम्हें समझाने का अधिकार हमेशा मेरे मेरे ही हक में रहेगा। मतलब कि मैं, तुम चाहे जितने भी बड़े पोस्ट पर तुम पहुंच जाओ, इसके बावजूद भी मैं, भगवान ने मुझे तुमसे बड़ा बनाकर भेजा है, तो मैं ही तुमसे बड़ा रहूँगा और तुम मुझसे छोटे रहोगे, और तुम्हें गलत राह पर जाने से रोकने का अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए भी बताया कि भले ही वे बहुत कम पढ़े लिखे थे, परंतु अपने तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। मतलब वे भले ही जो है कि कम पढ़े लिखे थे, उनके उनके दादा परदादा की, वो अपने दादा दादी की बातें कर रहे हैं कि वे लोग जो है कि बहुत कम पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे ही नहीं थे बल्कि, लेकिन फिर भी उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़िंदगी के अनुभवों की जानकारी थी। ठीक है, तो इस पाठ में हमने ये भी सीखा कि बड़े भाई साहब ने पढ़ाई लिखाई, किताबी ज्ञान से ज़्यादा जिंदगी के अनुभवों को ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, इन बातों को सुन करके लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए। मतलब कि पूरी तरह से उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव होने लगा। लघुता का मतलब अपने छोटेपन का एहसास होने लगा लेखक को। वे समझ गए इस बात को कि उनके बड़े भाई साहब जो हैं, वे हर स्थिति में अपने उनका लेखक का भला चाहते हैं, इसलिए वे हर वक्त उनको डांटते फटकारते रहते हैं, उनको गलत रास्ते पर जाने से रोकते रहते हैं। इतने में एक कनकौवा उन लोगों के ऊपर से गुजरा। चूंकि बड़े भाई साहब जो थे, उनकी हाइट लंबी थी, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर लपक करके पकड़ ली और हॉस्टल की ओर दोनों भाई दौड़ते हुए चले गए। लेखक उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और बड़े भाई साहब जो हैं वो आगे आगे दौड़ रहे थे। मतलब अब ये लास्ट में इस लाइन को ऐड करने का मतलब ये हुआ कि लेखक के जो बड़े भाई साहब थे, उनके अंदर भी एक छोटा बच्चा था। उनको भी मन करता था कि वे खेलें, लेकिन वे अपने मन की इच्छाओं को दबा लिया करते थे। इसलिए दबा लिया करते थे क्योंकि एक तो उनके छोटे भाई को पढ़ने लिखने में वैसे ही मन नहीं लगता, उनका उसका मन हमेशा खेलने में ही लगा रहता था। तो यदि वो अपने बड़े भाई साहब को भी खेलते हुए देखते तो और भी ज़्यादा उसका वो खेलने में लगा रहता था। तो इसलिए अपने भाई को नियंत्रण में रखने के लिए वे हर वक्त पढ़ा करते थे, ताकि उनका छोटा भाई भी उनको देख करके पढ़ा करे। ठीक है, तो अब आइए इस पाठ के यहाँ पर हम लेखक के बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि आखिर मुंशी प्रेमचंद जो थे वो कौन थे। तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही ज़िले में हुआ। इनका पूरा नाम धनपत राय था, परंतु उन्हें उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था। निजी व्यवहार और पत्रचार में ये धनपत राय से ही किया करते थे। मतलब कि इनका नाम जो था, वो इनके पिताजी ने जो इनका नाम रखा था, वे धनपत राय के नाम नाम इन्होंने रख रखा था। लेकिन आगे आप इसका भी एक बहुत ही बड़ी एक स्टोरी है कि जो मुंशी प्रेमचंद थे, वे अपने जब जवान थे, मतलब कि जब 22-23 साल की उम्र के थे, तो उन्होंने एक सोज़े वतन नाम की एक किताब लिख रखी थी। और उस भाई आज़ादी का दौर था वो, तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें लिखी थी कि उस समय के जो युवा पीढ़ी थी, उनको पूरी तरीके से उत्साहित करने वाली थी। तो उस किताब के ऊपर में, उस उपन्यास के ऊपर में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रोक लगा दी गई, और साथ ही धनपत राय को भी लिखने पर रोक लगा दिया गया कि आप लिख नहीं सकते। ठीक है, तो फिर जो है कि आप जानते हैं भाई, जिसका मन जिस काम में लगा रहता है उसी काम को ढूंढता रहता है। तो इनका मन नहीं लगता था। तो इनके किसी खास परम मित्र ने कहा कि भाई आप अपना नाम बदल करके, क्योंकि पहले के लोग नाम से जानते थे, चित्र वगैरह फोटो वगैरह नहीं पहचानते थे, तो उसी समय इन्होंने अपना नाम धनपत राय से बदल करके प्रेमचंद रख लिया। और फिर प्रेमचंद के नाम से इनकी बहुत सारी जो है कि उपन्यास, कहानी और भी बहुत सारी चीज़ें, लेख वगैरह जो है कि इनका प्रकाशित हुए। और ये इनको
हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें साहित्य सम्राट के रूप से नाम से जाना जाता है। एक बंगाली लेखक थे जिनका नाम था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने देवदास उपन्यास लिखा था। बहुत ही बांग्ला भाषा के बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो उन्होंने ही मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में जो है कि साहित्य सम्राट की उपाधि दी। तो आइए हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके कुछ प्रमुख रचनाएं जो उपन्यास में आते हैं वे है गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना थी, अपूर्ण कहानी थी, उपन्यास थी, जिसको इनके बेटे ने पूरा किया। मतलब अपनी उम्र के अंतिम समय पर इन्होंने लिखना शुरू किया था, जब ये काफ़ी बीमार रहने लगे थे। तो अभी उन्होंने आधा ही कंप्लीट किया था, तभी मुंशी प्रेमचंद की डेथ हो गई थी और इस उपन्यास को उनके बेटे ने पूरा किया था। तो आइए अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के बारे में हम यहाँ पर कठिन शब्दों को हम समझ लेते हैं। तालीम, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, पुख्ता, मजबूत। तंबीह मतलब डांट फटकार। फिर सामंजस्य, तालमेल, मसलन, उदाहरणतः, इबारत, लेख, चेष्टा, कोशिश, जमात, कक्षा, हर्फ, अक्षर। मेहनत मतलब परिश्रम, लताड़, डांट फटकार, सुक्ति बाण, तीखी बातें, स्कीम, योजना, अमल करना, पालन करना, अवहेलना, तिरस्कार, नसीहत, सलाह, फजीहत, अपमान। इम्तिहान, परीक्षा, लज्जास्पद का मतलब होता है शर्मनाक, शरीक, शामिल, आतंक, भय, अव्वल, प्रथम, आधिपत्य, प्रभुत्व, स्वाधीन, स्वतंत्र। महीप का मतलब होता है राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द महीप। ठीक है। मुमतहीन मतलब परीक्षक, प्रयोजन, उद्देश्य, खुराफात, व्यर्थ की बातें, हिमाकत, बेवकूफ़ी, किफ़ायत, बचत, टास्क, कार्य, जलील, अपमानित, प्राणांतक, प्राण का अंत होने तक वाला नहीं, यहाँ पर प्राण का अंत करने वाला, प्राण, हाँ ठीक है, इस शब्द को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्राणांतक यानी प्राण का अंत करने वाला। कांतिहीन, चेहरे की चमक, चेहरे पर किसी तरह की कोई चमक न होना। ठीक है। फिर इसके बाद में सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता, कनकौवा, पतंग, अदब, इज्जत, जहीन, प्रतिभावान, तजुर्बा, अनुभव, वदहवास, बेहाल, और मोहताज, मोहताज शब्द का मोहताज से रिलेट किया गया है यहाँ पर, दूसरे पर आश्रित। तो ये था ये हमारा बड़े भाई साहब पाठ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।